स्टार्ट करते हैं बेटा आज का काम। लास्ट टाइम हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन कब यूज होता है? जब मीडियम होता है। एप्सिलॉन नॉट कब यूज होता है? जब एयर होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और के की वैल्यू एयर के लिए 9 इंटू 10⁻9। ये सबको ध्यान है। अब आज आ जाते हैं थोड़े मजेदार टॉपिक्स पे। सबसे पहली बात, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिस्टेंस। नोबडी राइट। समझेंगे पहले, नोट्स में भी नहीं। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम जान के हटाते हैं नोट्स में से। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिस्टेंस। देखो जी, दो चार्जेस जब एयर में है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मीडियम में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब एक चार्ज एयर में और दूसरा मीडियम में हो, फिर क्या करोगे? या एक चार्ज यहां पड़ा है, एक चार्ज यहां पड़ा है, बीच में एक मीडियम है, फिर थोड़ा दूसरा मीडियम हो गया, फिर थोड़ा तीसरा मीडियम हो गया, फिर चौथा चार्ज पड़ा है। अब फोर्स कैसे निकालोगे? बीच में मल्टीपल मीडियम्स हो गए। अब आप क्या दिमाग लगाओगे? प्लीज पे अटेंशन। अब आप कैसे दिमाग लगाओगे? अब आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे इक्विवेलेंट डिस्टेंस का। इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस है, टाइम पे आया करो बेटे। इक्विवेलेंट डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस है जिसपे अगर मैं दो चार्जेस को एयर में रख दूं तो सेम फोर्स लगे एज इन उन पे मीडियम पे लग रही है। मतलब समझो, पहले समझा रहा हूं फिर लैंग्वेज में बनाएंगे। सपोज करो ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R और ये मीडियम में है। ये मीडियम दूसरा है। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। मतलब अब इनके बीच में फोर्स कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट। दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इजंट इट? यही होगी दोनों के बीच में फोर्स। अब आपने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मींस एप्सिलॉन ऑफ मीडियम हो गया K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सब्स्टिट्यूट करो 1/4 पाई कैपिटल K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हो गया फोर्स इन मीडियम। इस तक में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इस मीडियम को मैं रिप्लेस कर देता हूं, इफ इंस्टेड ऑफ मीडियम, if instead of medium we take air, then the distance at which the charges must be kept so that force remains same is called equivalent distance। मतलब दो चार्जेस मीडियम में हैं, अगर मीडियम की जगह उन दो चार्जेस को मैं हवा में रख देता हूं तो कितने डिस्टेंस पे रखूं कि फोर्स सेम लगे? वो डिस्टेंस एयर में क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट डिस्टेंस। मतलब अगर ये एयर से रिप्लेस करता हूं तो फोर्स इन एयर कितनी हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R डैश का स्क्वायर। मैंने क्या किया?
इन्हीं दो चार्जेस को अब मैंने एयर में रख दिया और गैप कर दिया आर डैश। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो आर डैश क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट डिस्टेंस। लैंग्वेज पढ़ो। इफ इंस्टेड ऑफ मीडियम I place these charges in air, then the distance at which I must keep these charges so that force remains same, then this bloody distance is what? Equivalent distance. समझ में आया? मैंने क्या बोला? दोबारा, दो चार्जेस मीडियम में हैं, उनके बीच में कुछ फोर्स है. If instead of medium I place these two charges in air, then at what distance I should place these charges so that the force remains unaltered? That distance is called equivalent distance. मतलब लैंग्वेज के हिसाब से if f in air और f in medium बराबर हो, then r dash जो होगा वो equivalent distance होगा. यही मतलब बना. करो इक्वेट. 1/4 pi fm is equal to f naught. fm कितना? 1/4 pi k times epsilon naught q1 q2 by r square is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r dash का स्क्वायर. सब कट गया. 4 pi epsilon naught q1 q2 r square आपके पास आया k r square is equal to r dash का स्क्वायर. तो r dash कितना हुआ? r रूट k. r dash कितना हुआ? r रूट k. समझ में आई बात? ये फॉर्मूला है इसका. क्लियर? लॉजिकली क्लियर हुआ? तो अब इसकी पहले स्टेटमेंट लिखते हैं. स्टेटमेंट मैंने क्या बोली, इसी को इंग्लिश में पिरोते हैं. कैसे बोलेंगे? इक्विवेलेंट डिस्टेंस, इक्विवेलेंट. स्टेटमेंट लिखो अब साथ साथ. पहले स्टेटमेंट लिख लो आप लोग. इक्विवेलेंट डिस्टेंस, equivalent distance of a medium, equivalent distance of a medium is that distance in air, equivalent distance of a medium is that distance in air at which the charges must be kept so that force between them remain same. फोर्स बिटवीन देम रिमेन्स सेम. समझ में आ गई बात? क्लियर? नोट्स में आपके सिर्फ ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होता है और आर डैश जो है वो आर रूट के बराबर होता है. कैसे आया वो नोट्स में नहीं है. ये समझ में आता है? अप्लाई कैसे करें, इसका यूज क्या है? लेट्स सी एन एग्जांपल. सपोज करो मैंने बोला ये वाटर है, पानी. आज ग्रीन है पानी, पानी. ये पानी है. इस पानी में एक चार्ज है. ये चार्ज है लेट्स से Q2 1 माइक्रोकूलम और 10 मीटर नीचे है. पानी के सरफेस के 10 मीटर नीचे. इसी के 10 मीटर ऊपर एयर में एक और चार्ज है लेट्स से 2 माइक्रोकूलम. आपको इन दोनों के बीच की फोर्स निकालनी है. अब आप ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे. अगर दोनों चार्जेस एयर में हो तो सिंपली k q1 q2 by r स्क्वायर. अगर दोनों चार्ज मीडियम में हो तो k q1 q2 by r स्क्वायर में k किसका यूज हो जाएगा? मीडियम का. बट अगर ऐसा सिचुएशन हो, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है पानी का 81. अब आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप पानी को रिप्लेस कर दो, पानी हटा दो. अगर पानी ना होता तो क्या होती? हवा होती. इक्विवेलेंट डिस्टेंस
ऑफ वाटर, पानी का बराबर डिस्टेंस जो हवा में है वो क्या होगा, आर रूट के। यही बोला फॉर्मूला। आर क्या है यहां पे, ये रहा। एक काम करते हैं, कंफ्यूजन से दूर होने के लिए इसको 20 ले लेता हूं, कहीं तुमको ये ऊपर वाला लिया ना, ये 10 मीटर है। सो आर रूट के मतलब 10 रूट 81, तो ये हो गया 90 मीटर। तो अगर इस पानी की जगह हवा होती तो कितनी होती, 90 मीटर। तो अब आप क्या करो, इसी इंटरफेस में ये चार्ज यहां ले लो, Q2 1 माइक्रोकूलम 90 मीटर नीचे, एयर, पानी को हटा के एयर मान लिया, और इसके ऊपर 20 मीटर ऊपर ऑलरेडी एयर थी। ये कितना हो गया, 2 माइक्रोकूलम। अब सिंपली फोर्स निकाल सकते हो, पूरी एयर हो गई ना अब तो। अब फोर्स का वैल्यू क्या हो गई, फोर्स की वैल्यू हुई K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया, 110 का स्क्वायर। खत्म। सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ गया 9 2 18 बाय 1 to 1 इंटू 10 टू द पावर 9 में 12 गए -3 और नीचे से 2 ऊपर आ गए -5 न्यूटन। लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया। अच्छा, अगर ऐसा ना हो, सपोज ऐसा हो, एक चार्ज यहां पे पड़ा है Q1, ये एक मीडियम है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ये एक दूसरा मीडियम है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, यहां एक तीसरा मीडियम है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3, और यहां पे वो चार्ज पड़ा है Q2। ये डिस्टेंस भी D, ये भी D, ये भी D। कहता है इनकी फोर्सेस निकालो कितनी होंगी इन दोनों के बीच में। तब आप क्या करो, तीनों को किससे रिप्लेस कर दो, हवा से। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 वाले एक मीडियम की जगह अगर एयर होती तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस इसका कितना हो जाता, एन एयर, ये हो जाता D रूट K1। इसका डिस्टेंस कितना हो गया, D रूट K2। इसकी जगह आ गया D रूट K3। तो बेसिकली डिस्टेंस इन एयर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इन एयर वो हो जाएगा D रूट K1 प्लस D रूट K2 प्लस D रूट K3। मानते हो बेटा, ठीक है। सो बेसिकली अब आपके पास फोर्स हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय D कॉमन रूट K1 प्लस रूट K2 प्लस रूट K3 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा, जो नंबर्स दिए हो पुट कर देना। लॉजिक समझ में आ गया, पक्का क्लियर है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिस्टेंस। स्कूल में नहीं कराएंगे क्योंकि सीबीएसई कोर्स में नहीं है, ये आपके मैंने जेई नीट के लिए कराया है, ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। तो दिस इज कराने के बाद बताऊंगा मैं हमेशा ऐसा, दिस इज नॉट इन सीबीएसई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में ये नहीं आएगा। पर लॉजिकली क्लियर हो गया। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ना थर्मोडायनेमिक्स में, वाटर इक्विवेलेंट। अगर उस मीडियम की जगह पानी होता तो कितना होता, यहां पे हमने क्या किया, एयर इक्विवेलेंट। अगर मीडियम की जगह हवा होती तो अगर इतना मीडियम है तो हवा इतनी हो गई, सेम इफेक्ट शो होगा, तो वो काम किया है। ठीक है, प्लीज लिख लीजिए इसको। आगे ध्यान दीजिए, जिसका रह गया प्लीज अब बाद में कर लीजिएगा कॉपी। आगे ध्यान दीजिए, अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो इसके कूलम्स लॉ पे बेस्ड हैं। कूलम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। देखो डायरेक्ट फुद्दू क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं कि आपको K देगा, Q1 देगा, Q2 देगा, R देगा, कहेगा फोर्स निकालो। वो बेबी क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, वो आप खुद कर रहे ना। इधर देखो, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच बीच के निकाल के रखे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज्ड स्फीयर्स। हर टर्म का मतलब होता है, इंसुलेटेड का मतलब कि आपस में वो दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है, अलग अलग है। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड स्फीयर्स, दो गोले हैं जो आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, ऑफ चार्जेस इतना ईच। तो एक चार्ज स्फीयर है Q चार्ज, दूसरे पे भी Q चार्ज, और Q की वैल्यू है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर्स। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है
वो है 0.5 मीटर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। पहला तो फुद्दू पार्ट, कुछ नहीं बोला। अगर मीडियम कुछ नहीं बोला होता तो आप एयर लेके चलते हो। अगर मीडियम के बारे में कुछ स्पेसिफाइड नहीं होगा तो आप एयर लेके चलोगे। तो सिंपल फोर्स कितनी हो गई? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, Q2 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है बेटा? 0.5 हाफ का स्क्वायर। कैलकुलेशन छोटा करते हैं। हाफ का स्क्वायर 2 बार 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 बार ऊपर लेके गए, ये 13 बन गया, ये भी 13 बन गया। 13 13 जा 169। 169 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 169 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। मैं नहीं कर रहा, 169 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आएगा? 1690। इसमें से 169 माइनस कर दो, 9 चाहिए ना, इसमें से 169 माइनस करो। 1 माइनस किया 169, 100 माइनस किया 1590, फिर 60 माइनस किया 1530, फिर 1 और माइनस किया 1529 आ गया। हाँ 169 माइनस किया, सॉरी 1521। सो आंसर कितना ज्यादा वो हो गया, 1521 इंटू 10 टू द पावर कितना हुआ? 9। 9 माइनस 14 कितना हुआ? -5 न्यूटन। क्लियर? क्लियर? अगले पे आओ। आगे क्या बोला? ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स व्हेन द चार्जेस आर डबल्ड एंड द डिस्टेंस इज हाफ्ड। दोबारा कैलकुलेट मत करने, बैठ जाना गधे की तरह। चार्जेस आर डबल्ड एंड डिस्टेंस इज हाफ्ड। सो आपने अब फोर्स फर्स्ट पार्ट में कितनी हो जाएगी? न्यू फोर्स K, चार्जेस आर डबल्ड 2Q1 2Q2 एंड डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ऊपर चला गया 4, 4 और 4 16, 16 टाइम्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, वैल्यू पुट करो। 16 टाइम्स 1521 इंटू 10 टू द पावर -5 कैलकुलेट करके न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा पार्ट, सेकंड पार्ट मतलब व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम of dielectric constant 80, medium of dielectric constant 80, so F naught by FM क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स इन मीडियम कितना हो गया बेटा? F naught by डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मानते हो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रखा है? 80। तो कितना हुआ? F naught, ये पहले 1521 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 80 न्यूटन। कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आ गई बात सबको? दिस इज द वे टू प्रोसीड। क्लियर? ये डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मसाला लगाएं अगर तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें कक्षा 11 का पंगा आ जाता है थोड़ा सा। क्या पंगा है? पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो तमीज से। क्वेश्चन में बोला अ पार्टिकल ऑफ मास m and carrying charge minus Q1 start moving around a fixed charge plus Q2। एक प्लस Q2 का चार्ज है, उसके चारों तरफ माइनस Q1 घूम रहा है, उसके चारों तरफ गोल 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 कौन कर रहा है? माइनस Q1। ठीक है। आगे क्या बोला? अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज इतना along a circular path of radius r। सर्कल, सर्कल आते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? सेंट्रीपिटल। कभी भी गोल घूमने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स है जो एक्ट कर रही है? अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, तो कौन सी फोर्स उसको हेल्प करती है गोल घूमने में? कौन सा? मैं ज्योमेट्रिकल बोल रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। सो एनी फोर्स, हमें आपको कभी भी किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ के लिए यू नीड अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दैट फोर्स इन दिस केस विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So आपको क्वेश्चन में बोला a particle of mass m and carrying charge minus q1 start moving around a fixed charge of plus q2। ये प्लस q2 है, माइनस q1 गुलू 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 कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, माइनस q1। ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स will provide the necessary centripetal force। So when charged particle
minus q1 takes a circular path around plus q2, then electrostatic force between charges provide necessary centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर. निकालना क्या है यहां पे? टाइम पीरियड. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv स्क्वायर बाय आर. एक और फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर. क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है तो मैं mr ओमेगा स्क्वायर यूज करूंगा, क्योंकि ओमेगा से डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हो? टाइम पीरियड. सो आप यहां पे क्या करोगे? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है? K, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. ये किसके बराबर हो जाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर. mr ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R cube into m. ये होता है 2 pi by t, तो 4 pi square by t square is Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R cube into m. क्रॉस मल्टीप्लाई, t स्क्वायर आ गया 16 pi cube epsilon naught mr cube अपॉन Q1 Q2. टाइम निकल जाएगा इसका स्क्वायर रूट. समझ में आ गई बात? लॉजिकली क्लियर? ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए. कहने का मतलब कि प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि अब जो नंबर्स वाले डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे. नाउ दे विल ऑलवेज कनेक्ट मल्टीपल व्हाट यू कॉल मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स टुगेदर. जैसे पिछली क्लास में हमने वो ग्राफ वाले किए थे. सो मैंने उस फॉर्मूला तो वही है, उसको अप्लाई किसी और तरीके से किया. आपको क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नंबर वाले अब नहीं दिखेंगे, कम दिखेंगे. जितना ज्यादा, और जेई में भी क्वेश्चन नहीं आते कोई टफ. जेई इज वेरी सिंपल. इट इज वेरी सिंपल. यू नीड टू अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. इससे आसान नहीं होगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं. जेई नीट फिजिक्स इज वेरी सिंपल नाउ. गॉन आर दोज डेज जब वो टफ पेपर आते थे, लंबे लंबे सोचने वाले. नहीं आते अब वैसे. पिछले 5-6 साल से जेई का पेपर उठाओ, इट्स वेरी सिंपल. इतना सिंपल कि अगर आपकी एनसीईआरटी और बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कोई नहीं हिला सकता आपको. 20-22 क्वेश्चन 25 में से आप आराम से कर पाओगे. बट प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि जेई में 2 साल का आता है, तो या तो बच्चों की 12th ज्यादा अच्छी प्रिपेयर्ड होती है, 11th नहीं होती, फॉर्मूलाज ही नहीं याद होते. यार याद तो था, किया तो था, भूल गए. या 11th अच्छा प्रिपेयर करके जाते हैं, 12th बर्बाद होती है. 2 साल जिसका अच्छे से प्रिपेयर्ड है, जेई उसका पक्का क्लियर हो जाएगा. रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपने अगर 12th पढ़ लिए, साथ साथ 11th रिवाइज करते जाओ, ताकि भूलो मत. जहां भूले वहां सोच लो नंबर कटेंगे. और क्वेश्चन सिर्फ 25 हैं. 13-14 चैप्टर 11th के, 13-14 चैप्टर 12th के. 28 चैप्टर में से 25 क्वेश्चन आने हैं. कितने आएंगे, किसके आएंगे, कितने चैप्टर छूट जाएंगे, नहीं पता आपको. करना तो सारा ही है. उस वक्त वो चीज याद आ जाए, वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो, प्रैक्टिस रोज करो, अपने आप फिजिक्स होती है. ये समझ में आ गई? अब आज मैं एक अगला कॉन्सेप्ट करा रहा हूं जिस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल समझ में आ गए. ये तो मैंने डायरेक्ट बताया और ये थोड़ा सा अप्लाई किया. एक टाइप का और क्वेश्चन हो सकता है. ये क्वेश्चन होता है, ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, जनरल भी यूज होगा. जो अब ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट है. इट विल बी मोर क्लियर व्हेन यू डू इट इन मैथ्स. ये और अच्छे से समझ में आएगा जब आप मैथ्स करोगे. तो पहले मैं वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर उसके बाद इसका अप्लाई करके दिखाऊंगा फिजिक्स के अंदर. ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैथ्स में डिटेल में है, बट हमारा अभी इसे यूज होना शुरू हो जाएगा, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा. मैक्सिमा और मिनिमा कब यूज होता है?
मैक्सिमा और मिनिमा यूज होता है जब आपको कोई फंक्शन दिया हो, कैसा भी फंक्शन हो सकता है, किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट कोई फंक्शन दिया हो और बोला हो कि इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी और कब होगी। जैसे सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है, ये कहां जा रहा है, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। मुझे इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, दोनों में से जो भी एग्जिस्ट करे या दोनों एग्जिस्ट करे तो दोनों निकालनी है। कैसे अप्रोच करते हैं इसको, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अलग अलग वैल्यू डाल डाल के पुट करोगे नहीं। ध्यान दो, पहले मैं इसको इस कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, फिर डायरेक्टली भी हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन जान के ये दिया है ताकि तुम वेरीफाई कर सको अपने आप से। मैक्सिमा एंड मिनिमा में आपको एक फंक्शन गिवन होगा, पहला स्टेप आप क्या करते हो, आपको इसकी सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो पहला स्टेप होता है फाइंड एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव निकालो, साथ साथ इस पे अप्लाई करते हैं। एफ डैश एक्स कितना हुआ, 2x प्लस 2। स्टेप 2, इक्वेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यू, या फिर वैल्यूज एक भी से ज्यादा भी आ सकती है, ऑफ एक्स। इधर करते हैं, एफ डैश एक्स जो निकाला इसको 0 के बराबर कर दिया, एक्स आ गया -1। दो स्टेप समझ में आ गए। स्टेप 3, स्टेप 3 फाइंड एफ डबल डैश एक्स। दोबारा डिफरेंशिएट करो, एफ डबल डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2 आएगा। ओके, फाइंड एफ डबल डैश, इधर वैल्यू भी लिख लेता हूं, लेट वैल्यू आर x1 x2, दो वैल्यूज आई सपोज। अब आप क्या करो, एफ डबल डैश ये वैल्यू पुट करो, x1 पुट करो, x2 पुट करो। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है देन x इक्वल टू x1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। अगर ये नेगेटिव आता है देन x इक्वल टू x2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यूज आ जाएंगी। डबल डेरिवेटिव करो, जो x की वैल्यूज आई थी वो पुट कर दो। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम वैल्यू का पॉइंट है वो। अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है। इसमें अप्लाई करते हैं, एफ डबल डैश -1 निकाला मैंने, कितना आएगा, 2 ही आएगा, ग्रेटर देन 0 हुआ ये, मतलब x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। मतलब जब मैं x की जगह -1 डालूंगा तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी f ऑफ -1, पुट करो 1 -2 + 2, आंसर आ गया 1। इसकी सबसे छोटी वैल्यू 1 आएगी, कुछ भी डाल लो 1 से बड़ी नहीं आएगी। आप कहोगे सर आप बोलो, आपने बोला हमने मान लिया, आप हो सकता है हमें पागल बना रहे हो, है ना, अब हो सकता है हमें पागल बना रहे हो। नहीं, मैं नहीं बना रहा। एफ एक्स है, दिल्ली कहीं तो निकलेगी ना, x² + 2x + 2, एफ एक्स है x² + 2x + 2। आप इसको, मैं लॉजिकली समझा रहा हूं, आप इसको x² + 2x + 1 + 1 लिख सकते हो। क्या आप इसे x + 1 का होल स्क्वायर + 1 लिख सकते हो? होल स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसकी ओवरऑल सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0 + 1। ठीक है, और कब आई वो, जब ये 0 के बराबर हुआ,
तो वो x की वैल्यू क्या हो गई -1, तो -1 पे मिनिमम है। ठीक है, ये तो जान के मैंने ऐसा दिया कि वेरीफाई हो जाए। अब क्यूबिंग पावर 4 वाला होगा जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी, उसमें डेरिवेटिव हेल्प करेगा आपकी। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करता हूं, फिर ये लिख लेना पूरा। इसको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन पे तवज्जो दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सर्टेन चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल q एंड q माइनस q। मेरे पास चार्ज है कैपिटल Q, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्मॉल q एंड q माइनस q। मतलब कैपिटल Q क्या हो गया? कांस्टेंट, और स्मॉल q क्या हो गया? वेरिएबल। ये सुनो, स्मॉल q कुछ भी होगा, जब स्मॉल q कुछ होगा तो q माइनस q कुछ और हो जाएगा, बट कैपिटल Q तो ओवरऑल सेम रहेगा ना। कहता है हाउ द चार्जेस q एंड q बी रिलेटेड, इनका रिश्ता क्या कहलाता है? सो दैट फोर्स इज मैक्सिमम। ये वर्ड जैसे ही दिख जाए, मैक्सिमम या मिनिमम, 99.99% ये क्वेश्चन डेरिवेटिव से होगा। जिसमें आपको दिख जाए मैक्सिमम, मिनिमम, ये क्वेश्चन 99.9999% मैक्सिमम मिनिमम का है, डबल डिफरेंशिएशन से होगा। किस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है पहले वो देखो। हमें चाहिए फोर्स मैक्सिमम, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन मैक्सिमम। तो पहले फोर्स निकालते हैं। फोर्स कितना होगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही फोर्स होगा बेटा। इसमें किसको मैक्सिमम करना है? F को। तो ये हो गया फंक्शन, और वेरिएबल यहां कौन सा हो गया? स्मॉल q। उसमें वेरिएबल पिछले में कौन सा था? फंक्शन कौन सा था? fx, और वेरिएबल कौन था? x। यहां पे फंक्शन क्या है? फोर्स, और वेरिएबल कौन है? स्मॉल q। करो डिफरेंशिएट, पहले छोटा कर लेते हैं इसको। f इज इक्वल टू k बाय आर स्क्वायर, q माइनस q स्क्वायर। करो डिफरेंशिएट, df बाई dq। यही बोला, डिफरेंशिएट करते हो, पहला स्टेप। करो डिफरेंशिएट, k कांस्टेंट आर स्क्वायर कांस्टेंट, q का डेरिवेटिव हो गया कैपिटल Q कांस्टेंट, स्मॉल q का 1, और q स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया? 2q। डिफरेंशिएट करके किसके बराबर? 0 के। q माइनस 2q किसके बराबर? 0 के। स्मॉल q कितना आ गया? q बाई 2। इसके बाद चेक करते हैं कि ये मैक्सिमम को या मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए क्या करते हैं? दोबारा डिफरेंशिएट करो, दोबारा डिफरेंशिएट, d2f बाई dq2, k बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट, कैपिटल Q का 0, माइनस 2q का -2, नेगेटिव आ गया। देयरफॉर फोर्स इज मैक्सिमम इफ स्मॉल q इज इक्वल टू q बाई 2। यही रिश्ता निकालना था इनका। ठीक है बेटा, कैपिटल Q कांस्टेंट है, जैसे 2x का डेरिवेटिव करती है तो 2 बाहर आ जाता है, x का करती है ना, तो Q कांस्टेंट बाहर आ गया, स्मॉल q का डेरिवेटिव 1, q स्क्वायर का कितना हुआ? 2q। ठीक है, क्लियर सबको? सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, तीनों एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछा गया। हाँ जी, दोनों भी निकल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन फंक्शंस। अभी मैथ्स में करोगे उसमें मैक्सिमम भी निकलेगा जी, नहीं जरूरी नहीं है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। ये तो हमारा एग्जाम्पल उस फॉर्म में आ गया जी। बेटे 2 वाला फिजिक्स में नहीं आएगा, मैथ्स में आएगा, मैथ्स में आएगा, नहीं पाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो फंक्शन पे डिपेंड करता है ना बेटा, कि फंक्शन अगर मोनोटोनिक होगा, ये वर्ड मैंने क्या यूज कर लिया तुम्हारे लिए, छोड़ो। अगर फंक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा किसी पॉइंट से शुरू होके, तो उसका मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन घटता जाएगा तो उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन ऐसा है जो बार बार वेरी कर रहा है, तो उसका मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो डिपेंड करता है फंक्शन पे कि उसका नेचर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मतलब कंसिडरेट है, या फिर रावण टाइप है। समझ में आ गई बात? हाँ बेटा, नहीं 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 ना, इना चॉल्वे आपको ऐसे ही करना होगा डेरिवेटिव। ये स्टैंडर्ड मेथड है बेटा, ये तो आप एक के, आप हर टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग मेथड थोड़ा ना यूज करोगे, एक स्टैंडर्ड मेथड, जनरल मेथड सबके लिए लगाओगे। ठीक है, प्लीज ये लिख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को लिखिएगा, और उसके बाद ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। अभी ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, पहले ये लिख लीजिए प्लीज।
चलिए ध्यान दीजिए बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन. नाउ ऑपोजिट साइंस है, ऑपोजिट साइंस है, ठीक है. व्हेन सेपरेटेड बाय इतना, द स्फीयर्स आर कनेक्टेड. ओ माय गॉड, दोनों स्फीयर्स ने कनेक्ट कर दिया. जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो शेयरिंग होगी. अब शेयरिंग में यहां पे एक नेगेटिव है, तो माइनस का इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पे हम सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं, Q1 Q2 ले लेते हैं, उससे आंसर नहीं आएंगे. Q1 ले लो प्लस x, Q2 ले लो माइनस y. Q1 ले लिया प्लस x, Q2 ले लिया माइनस y. x एंड y हो गए नंबर्स और बाकी साइन साथ में हो गए. x एंड y हो गए क्या? नंबर, और साइन अलग से रिप्रेजेंट हो गया. तो पहली चीज मुझे दी है, जब 0.5 मीटर है तो फोर्स है 0.108. 0.108, ध्यान से देखना बेटा, लिखना नहीं. इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हाफ. गॉट इट? एंड उत्ते ले जाओ. 108 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 9 चौक 36 इंटू 10 टू पावर 9 है. नो मैग्नीट्यूड. ओके, 36 दिया 108, 10 टू पावर माइनस 9 उधर चला जाएगा. एक्स वाई हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. फर्स्ट इक्वेशन. एनी डाउट? नाउ जब आप इन दोनों को, these spheres are connected by connecting wire, अब बाद में चार्ज कितना हो जाएगा? दोनों का सेम होगा, x माइनस वाई बाई 2. शेयरिंग होती है तो क्या होता है? ऐड करो डिवाइडेड बाई 2. जब ऐड वैसे करते हो तो साइन लेते हो कि नहीं लेते? तो साइन लेके जोड़ा. तो अब आपके पास जो फोर्स है वो कितनी दी है? 0.036. 0.036 इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर. हाफ का स्क्वायर कट गया. 36 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज 9 इंटू 10 टू पावर 9. x माइनस वाई का होल स्क्वायर. सो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आया? 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12. नंबर 2. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगी. हो जाएगी. एक्स वाई की वैल्यू यहां से इधर पुट करो, नहीं होगी. फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट लगाओगे, लंबा हो जाएगा. लेट्स सॉल्व दिस. लेट्स सॉल्व दिस. इसके दो केस बने. केस 1, x माइनस वाई 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 बन गया स्क्वायर रूट करने पे. केस 2, x माइनस वाई माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 बन गया. आपको कहोगे सर नेगेटिव कैसे हो गया? आपको थोड़ी ना पता है x बड़ा है y बड़ा है. अगर x बड़ा हुआ y से तो पॉजिटिव आएगा, x छोटा हुआ तो नेगेटिव आएगा. x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स भी तो हो सकता है. मन ने तो ना बेरा, क्वेश्चन में तो नहीं पता था कि पॉजिटिव बड़ा है नेगेटिव बड़ा है. तो ये हुआ पहले. तो अब हमारे पास x इंटू वाई पता है, ये पता है, इसको बोल दिया. चलो अब x प्लस वाई निकालो. x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy. होता है कि नहीं होता? a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab. वो प्लस 2ab बन जाएगा ना, माइनस 2ab का. तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर. तो आपके पास क्या आया? x माइनस वाई होल स्क्वायर कितना हुआ? 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 प्लस 4xy 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 12. ये आ गया 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 12. तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. अब ये नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि x प्लस वाई है. अब केस 1 से सॉल्व करो. केस 1, x माइनस वाई कितना लिया था? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6. x प्लस वाई कितना है? 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6. दोनों को ऐड करो,
2x हो गया 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, x हो गया 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, y आ जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो यहां से Q1 आ गया प्लस x मतलब 3 माइक्रोकूलम, Q2 आ गया माइनस y माइनस 1 माइक्रोकूलम। सेकेंड केस क्या बनेगा, x माइनस y है माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, x प्लस y है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। इसमें ऐड करो 2x आ गया 2 माइक्रो, तो x आ गया 1 माइक्रोकूलम, y आ गया 3 माइक्रोकूलम। तो इधर से Q1 आ गया प्लस 1 माइक्रोकूलम, Q2 आ गया माइनस 3 माइक्रोकूलम। सो दो पॉसिबल रिजल्ट्स हुए, 3n माइनस 1 या फिर 1n माइनस 3। समझ में आया? 5 मार्क क्वेश्चन लगा कूलम्स लॉ, साथ में मैथ्स लगी बचपन से जो पढ़ रहे हो। समझ में आई बात? आज का छोटा सा होमवर्क है, कूलम्स लॉ के जो न्यूमेरिकल है टॉपिक नंबर होगा 1. एक मिनट किताब देना, 1.10। थोड़े से ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 22 क्वेश्चन है, सिर्फ 22 क्वेश्चन है। 1.10 मात्र 22 क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेसिक कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज कराए। मेरी कोशिश की है काफी वैरायटी हो जाए, बट अभी और भी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।